कैवेट एम्प्टर का बच्चे मतलब होता है लेट द बायर बी वेयर। हम कह रहे हैं कि जो बायर है, हमारी मार्केट जो है उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। और अगर बायर कुछ भी चूज करता है ना, तो ही शुड हैव फुल नॉलेज। ठीक है। ही शुड हैव फुल नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड सिंस ही हैज अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ हिम। ठीक है। ही इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड सिलेक्शन और द बैड चॉइस ऑफ प्रोडक्ट दैट ही इज टेकन। ठीक है। उसने अगर कुछ भी चूज किया तो वो कह रहे हैं वो एब्सोल्युटली उसकी गलती है। ठीक है, किसी और की नहीं है। गिवन दैट जो भी फॉल्ट थे इन द प्रोडक्ट, वो ऑर्डिनरी डिलीजेंस से। ठीक है। ऑर्डिनरी डिलीजेंस से मतलब, ऑर्डिनरी डिलीजेंस मतलब देख के ही सामने से पता चल रहा है। ड्यू डिलीजेंस होता है बहुत ज्यादा छानबीन करके हम बायनोकुलर्स और वो सारी चीजें चेक कर रहे हैं, क्वालिटी नहीं। वो कह रहे हैं ओवरऑल ऑन द फेस ऑफ इट इफ यू कैन सी एनी इश्यूज और प्रॉब्लम्स, देन यू शुड नॉट बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है। तो कहते हैं अगर इंस्पेक्शन की भी बात करें हम इस केस में, कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड इंस्पेक्ट द प्रोडक्ट बिफोर बाइंग इट। ठीक है। तो दोबारा से बच्चा, कैवेट एम्प्टर मींस लेट द बायर बीवेयर। बायर जो है उसको खुद सोच समझ के सिलेक्शन करना चाहिए, प्रोडक्ट खुद सोच समझ के खरीदना चाहिए। Care when the seller displays the goods in the open market, it is for the buyers to make a proper selection or choice of the goods. ठीक है। If the goods turn out to be defective, he cannot hold the seller liable. ठीक है। Until and unless, कौन सी वो तीन कंडीशंस थी जो हमने ऊपर पढ़ी, that he must have relied on the judgment of the skill or judgment of the seller। ठीक है। seller must be what, मतलब उससे पर्पस बता दिया। एक तो फर्स्ट सॉरी ये था कि that he must have told the purpose of his selection या choice जो भी खरीदना चाहता है। Second, he must have relied on the skill and judgment of the seller. Third, that the seller must be a, हाँ, उसी बिजनेस में ही मस्ट बी डीलिंग इनटू दैट पर्टिकुलर बिजनेस। चाहे वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, चाहे वो सेल कर रहा है, चाहे वो रिटेल कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है। ठीक है। लेकिन अगर उसके अलावा आप किसी भी चीज को जाकर नाम लेके अगर खरीदोगे, तो कह रहे हैं दैट मीन्स दैट यू आर नॉट रिलाइंग ऑन द स्किल और जजमेंट ऑफ द seller, therefore you cannot hold the seller liable for any sort of defect or faulty choices or selection of the buyer। ठीक है। The seller is no way responsible for the bad selection of the buyer. The seller is not bound to disclose the defects in the goods which he is selling. ऐसा सा कुछ याद आ रहा है, हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, हमने कहा था साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। तो the seller is not bound to tell the defects or the problems in the product until unless तुम मुझसे पूछो कि भैया इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है प्रोडक्ट में। आपको सब कुछ लिखा हुआ है उस प्रोडक्ट में, आप उठा रहे हो, सुपरमार्केट में जा रहे हो, प्रोडक्ट को उठा के ला रहे हो, तो वो जो बिल कर रहा होगा वो आपको ये नहीं बताएगा कि मैडम जी इसके अंदर ये चीज है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये इस तरीके का है। आप उठा के ला रहे हो, वो तो सिर्फ आपको बिल करके कहेगा पैसे दे दो, मैं आपको पैक करके दे रहा हूँ। राइट। लेकिन अगर आप उससे पूछो कि भैया क्या इसमें फैट कंटेंट इतना है, क्या इसमें एग तो नहीं है, या जो भी तुम्हारी अपने देखो स्टीविया तो नहीं, हाँ, यस बिल्कुल सारे, क्योंकि न्यूट्रिशनल फैक्ट्स उसमें सब कुछ डिस्प्लेड होता है, इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर लिखे होते हैं। तो कह रहे इट इज देन योर चॉइस दैट यू मेक इट। ठीक है। सेलर इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग टू यू बिकॉज इज ऑलरेडी डिस्प्लेड। ठीक है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ बिफोर बाइंग द गुड्स दैट द गुड्स विल सर्व द पर्पस फॉर विच दे आर बीइंग बॉट। ठीक है। कह रहे हैं कि तुमने अगर खरीदा तो तुमने देखना है कि तुम्हारा जो है पर्पस सॉल्व हो रहा है उन गुड्स का कि नहीं हो रहा। If the goods turn out to be defective or do not serve this purpose, he depends on his own skill or judgment. The buyer cannot hold responsible the seller, right? Rule of caveat emptor is laid down under section 16. अब section 16 है बच्चे किसका, caveat emptor। Subject to the provisions of this act or any other law for the timing in force, there is no implied warranty or condition as to quality or fitness or any particular purpose of goods supplied under the contract of sale। लेकिन वही तीन चीजें जो ऑलरेडी हम सेक्शन 16 में पढ़ चुके हैं, वो क्या क्या थी बच्चा। इफ द बायर हैड मेड नोन द सेलर, कि किस वजह से, द पर्पस फॉर विच ही इज बाइंग द प्रोडक्ट। सेकंड, ही मस्ट हैव रिलाइड ऑन द स्किल्स एंड जजमेंट ऑफ द सेलर। And third, the seller's business is to supply those goods, ठीक है, of that description। हाँ जी प्रांजल।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग बेटा। क्यों, मेरी बात सुनो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहता है, that the consumer must not be exploited. You haven't read the act, मैं आपको ऐसे थोड़ा सा बता देती हूँ why, because हमने थोड़ा, हाँ चलो पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या है कि द कंज्यूमर शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड इन एनी वे और मैनर। ठीक है, ये दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कंज्यूमर। वो कहने का तुम फ्रॉड कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तब तो ऑब्वियसली वो कंज्यूमर मस्ट बी प्रोटेक्टेड। बट हेयर व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज इफ द बायर मेक्स हिज ओन सिलेक्शन आफ्टर नोइंग ऑल द एंटायर फैक्ट्स एंड फिगर्स, you cannot then hold responsible the seller for it, right? Say for example दे रही हूँ मैं एक कपड़े की दुकान पे गई। आई लिटरली डोंट हैव एनी कोई नॉलेज नहीं है इतनी, आई डोंट हैव दैट गुड नॉलेज अबाउट द फैब्रिक और स्टफ, राइट। मैं गई और मैंने क्या किया, मेरे को खरीदना से सपोज सिल्क था, ठीक है। मैं गई और मैंने वहां पे बस ऐसे ही कह लो कि कोई भी एक कपड़ा जो है जॉर्जेट उठा लिया और मैंने कह दिया भैया ये पैक कर दो। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने उससे पूछा कि भैया सिल्क का कपड़ा दिखाओ? मैंने उससे पूछा कि कौन सी क्वालिटी ऑफ सिल्क है, क्या ये अच्छी है कि नहीं है? मैंने तो उससे पूछा नहीं ना। मैं गई लेना, मैंने जो था मैंने, लेकिन ले जो भी लिया उससे तो वो तो मुझे बेचेगा ही। अब वो मुझे अपनी मर्जी से, देखो दुकानदार जो है अच्छे होते हैं, अपनी मर्जी से बताएंगे मैडम ये कपड़ा वैसे अच्छा नहीं है, अगर आपको जानते होंगे कहेंगे आप क्या ले रहे हो, यूजुअली ऐसा होता है ना। तो क्या है बेटा, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहाँ आएगी कि अगर मैंने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मांगा, ठीक है, उसने या तो मेरे से ओवर प्राइस कर दिया या मेरे को प्रोडक्ट गलत बेच दिया, गलत मतलब गंदा खराब क्वालिटी का, या फिर उसने जो मैंने कहा मुझे बेवकूफ बना के कोई और कपड़ा चेप दिया, दैट इज वेयर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट विल कम इन टू पिक्चर, नॉट हियर। ये तो मैंने अपनी मर्जी से कपड़ा उठाया ना, और मुझे पता था इसका प्राइस क्या है, फिर भी मैंने खरीदा। तो कह रहे तुम साथ वाली दुकान में चल जाते, वो सस्ता बेच रहा था तो तुम्हें हमसे क्या खरीदने की जरूरत है? समझ गए? दिस इज व्हाट कैविट एम्फेसिस एग्जाम्पल है। ए सोल्ड पिग्स टू बी, ये भी हमने ऊपर भी पढ़ा था, ठीक है। These pigs being infected caused typhoid to other healthy pigs of the buyer. It was held that the seller was not bound to disclose the fact that the pigs were unhealthy, the rule being caveat emptor. But अगर मैं जाती, मतलब बी जाता ए के पास और उसको बोलता कि यार मुझे एक हेल्दी हेल्दी पिग्स है क्या, या फिर वो ये पूछे कि आर द पिग्स फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स, बीमारी बीमारी तो नहीं है, तो फ्रॉड होता, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जाता, ठीक है। लेकिन ये केस क्या है, उसने पूछा नहीं तो उसने बताया नहीं, बस बेच दी। बेचते हैं तो दिक्कत नहीं है, बेचते ही है लोग, होता ही है कि हम हर अगेंस्ट केस तो नहीं कर पाते, इसी वजह से नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि तुम्हें पूछना चाहिए था, फिर तुमने पूछा कि नहीं, जागो ग्राहक जागो क्यों बोलते हैं। that you are responsible for your own faulty choices, nobody else, right? ए परचेज अ हॉर्स फ्रॉम बी, ये हमने सेम पढ़ा था मुझे ऐसा लग रहा है ना। तो उसने कहा कि जो घोड़ा है दिस इज मतलब उसने चाहिए था ये, वांटेड इट फॉर राइडिंग पर्पस, ठीक है, और उसने उसको बताया नहीं, बट द हॉर्स वाज जस्ट सूटेबल फॉर व्हाट कैरेज, ठीक है। तो फिर टुमारो यू कैन नॉट अक्यूज द सेलर of selling your horse which is not meant for riding. Why? Because you did not tell him the reason why you wanted the horse. अगर तुमने डिस्क्लोज किया होता कि मुझे तो घोड़ा जी राइडिंग के लिए चाहिए या रेसिंग के लिए चाहिए, और वो तुम्हारे को फिर एक अनफिट घोड़ा देता, तो तुम केस कर सकते थे फ्रॉड का, नहीं तो नहीं करो। Exceptions of the caveat emptor are, however, subject to the following exceptions. Fitness as to quality and use, वही सेम चीज है 1 2 3, ठीक है, सेक्शन 16 वाली जो भी पढ़ के हटे ऊपर। Then an order was placed for some trucks to be, ये हमने ऊपर हमने पढ़ा है ये सारा, है ना, हमने पढ़ लिया था। हाँ जी, सेकंड फिनिश कर लिया हमने। ओहो, अच्छा ठीक है बेटा, चलो कोई बात नहीं, रिविजन ही हो गई। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स बेटा, हाँ हमने ये, मैंने डायग्राम भी समझाया था, राइट राइट, मैंने आपको ये भी तो बता दिया था। हाँ हाँ बता दो। हाँ जी प्रांजल, हाँ स्टार्ट कर।
बच्चे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स कह रहे हैं कि ओनरशिप या डिलीवरी कब मानी जाएगी, किस तरीके से ट्रांसफर हो गई है। तो पहली चीज तो बच्चे ओनरशिप जो है वो कैसे जाएगी यार, या तो आपको कोई टाइटल आप दे दो, ठीक है। टाइटल मतलब कि एग्जाम्पल मेड्स रिसीट दे दी, ठीक है, रेलवे रिसीट, फ्रेट रिसीट दे दी, तुम्हें बिल काट के दे दिया, रजिस्ट्री दे दी, ठीक है, तुम्हारे को कह लो चाबियां पकड़ा दी, ठीक है, सिंबॉलिक जिसकी हम बात कर रहे थे। वो डिलीवरी में ही अगर तुम्हारे नाम पे कुछ आ रहा है ना, इफ इट इज गिविंग यू द टाइटल ऑफ समथिंग, दैट मीन्स दैट द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। हाँ, कह रहे irrespective of the fact whether the possession was transferred to you or not, ठीक है। एंड मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही एक रूल बताया था फिर से बच्चे, द रिस्क, प्रांजल, रिस्क फॉलोज ओनरशिप, ठीक है। जिसकी भी ओनरशिप है, जो भी ओनर है, रिस्क उसी का होगा, नो मैटर हु हैज द पोजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट। अब बच्चे, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम ऑफ ट्रांसफर कह रहे हैं, जो जनरल रूल है प्रमा फसाया भी मैंने उस दिन बताया था, ऑन द फेस ऑफ इट जो दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट पासिस विद द प्रॉपर्टी, कह रहे हैं वैसे तो जैसे प्रॉपर्टी जाएगी वैसे ही रिस्क तुम्हारे पास जाएगा। In case where the goods are lost or damaged, the burden of the loss will be borne by the person who has the ownership, right? अब सारी यूनिट में यही पढ़ते रहेंगे पर, ठीक है। अब where the goods are damaged by the act of the third party, who can take the action? Only the owner can take the actions against the third party. Can I take the action? Answer is I cannot take any legal action, right? ठीक है प्रांजल। फिर बच्चे, पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, मैंने ये भी तो करा दिया यार। अरे बच्चे कराया था मैंने, देख यहाँ से मैंने कहा था, मैंने यहाँ तक करा दिया था सेक्शन 23 तक। हाँ ये यहाँ तक करा दिया मैंने, मेरे को क्योंकि याद था, मैं क्या मैंने हाफ एक्ट को ही कराई हो, मुझे ध्यान नहीं था कि मैंने थर्ड यूनिट हाफ खत्म करा दी। अब बोलो मुझे कैसे कराऊं मैं, ओवरव्यू दे देती हूँ मैं, ठीक है। तो बच्चे इसमें हम क्या क्या कर रहे थे, सबसे पहले कि डिलीवरी होनी कैसे है, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी हो कैसे रही है, कह रहे सबसे पहले तो गुड्स जो है ना, दे मस्ट बी व्हाट, असर्टेन। अनअसर्टेन गुड्स या फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स जो है उसकी आप डिलीवरी नहीं कर सकते। तो गुड्स मस्ट फर्स्ट बी असर्टेन, अगर वो अनअसर्टेन है तो दे मस्ट अगेन बी असर्टेन। इंटेंशन ऑफ द पार्टी, कह रहे प्रॉपर्टी जो है वो कब पास होगी, जब पार्टी जो है दे इंटेंडेड टू बी ट्रांसफर्ड, जब हमारी इंटेंशन है एक दूसरे को ट्रांसफर करने की कुछ को, ठीक है। अब वो कह रहे क्या, कहाँ से इंटेंशन पता चल सकते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि इस दिन पे, या ये अगर डॉक्यूमेंट चला गया या पोजेशन चला गया तो आपको क्या कर दिया हमने, ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, नंबर 1। नंबर 2 इज कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, मतलब इम्प्लाइड हो गया, मैंने सिर्फ क्या कर दिया, आपको चाबियां पकड़ा दी, ठीक है, गाड़ी भी रख गई तुम्हारे घर में, ठीक है, तो दैट मीन्स के ओनरशिप तुम्हारे पास चली गई है। सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, ठीक है, अभी ना कुछ इम्प्लाइड था, ठीक है, ना ही कुछ एक्सप्रेस था, कुछ ऐसे केसेस बन गए कि वो प्रॉपर्टी मेरे नाम ही आ गई या मेरे पास आ गई, सर्कमस्टांसेस, ठीक है। अब बच्चे कह रहे प्रॉपर्टी स्पेसिफिक और असर्टेंड हो, तो कह रहे सबसे पहली तो गुड्स मस्ट बी असर्टेंड, कैन यू ट्रांसफर द अनअसर्टेन गुड्स, सो आंसर इज नो। सिर्फ जो असर्टेंड गुड है, असर्टेंड स्पेसिफिक गुड्स जो आपने साइड पे रख रखे हैं, सिर्फ उसी का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, यस, है ना। लेकिन बच्चे अगर अगर असर्टेंड गुड्स तो हैं, ठीक है, लेकिन सॉरी स्पेसिफिक गुड्स तो है, लेकिन वो क्या है बच्चे, या तो कंटिंजेंट है या फ्यूचर है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया या अग्रीमेंट होगा, तो अग्रीमेंट टू सेल होगा। तो ये देखो वही चीज लिखी है, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक और सर्टेन गुड्स, ट्रांसफर कब हो जाएगी, जब भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। फॉर द पर्पस ऑफ ascertaining द इंटेंशन द टर्म्स शुड बी लेड डाउन, सर्कमस्टांसेस ऊपर वाला केस, अनलेस डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, तो कह रहे हैं हमारे को क्या करना पड़ेगा, जो भी इंटेंशंस है पार्टी की एक्सप्रेस्ड है, मतलब ये क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट, ये कह रहा है सर्कमस्टांसेस, ठीक है, और नीचे वाला क्या कह रहा है बच्चे, इंटेंशन। तीन चीजें ही पढ़ी है ना अभी हमने,
कह रहे हैं इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है जो भी अगर बोला हो, ठीक है। उसके बाद बच्चा, स्टेजेस ऑफ गुड्स वाइल पासिंग द गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट्स। तो मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, से सपोज मैं एक दुकान पे चली गई, ठीक है, शोरूम था टीवी का, वहां पे जाके मैंने दुकानदार को बोल दिया कि मुझे ये टीवी दे दो। अब बच्चे मैंने पेमेंट चाहे कर रही हूँ मैं भी, ठीक है, मैंने उसको कह दिया भैया ये जो टीवी है मेरे घर पे डिलीवर कर दो, पैसे दे दिए मैंने। तो बच्चे वो डिलीवरी उसी टाइम मेरे पास ट्रांसफर होगी ना, चाहे पोजेशन मुझे आधे 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे बाद मिलेगा, मेरे घर पे डिलीवरी लेट होगी, yes, होता है। हम जाते इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे, वो कहते हैं कोई बात नहीं जी, आप घर जाओ, आपका माल घर पे पीछे आ रहा है, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, ये कह रहा है वेयर देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, द प्रॉपर्टी in goods passes to the buyer when the contract is, it is immaterial whether what is the time of payment। हो सकता है ना मैं ईएमआई में पे कर रही हूँ, हो सकता है मैं उसको कह दूं 1 महीने बाद पेमेंट कर रही हूँ, क्रेडिट पेमेंट उसी टाइम ऑन द स्पॉट भी कर रही हूँ, हो सकता है कैश पेमेंट कर रही हूँ, और द टाइम ऑफ डिलीवरी लेट हो सकती है ना, बोथ कैन बी पोस्ट, both can be what postponed। X goes into a shop and buys a television and asks the shopkeeper for its home delivery। The shopkeeper agrees to it। देखो मैंने ऑफर दिया X ने, और शॉपकीपर ने अग्री कर लिया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, यस। सो द प्रॉपर्टी इमीडिएटली पासेस टू द बायर। इमटेरियल मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इट डज नॉट मैटर। स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट। अब बच्चे क्या हुआ, कह रहे कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनको आप बस अगर आप बोल भी दो, मैंने ऑफर दे दिया दुकानदार को कि यार मुझे लैपटॉप ये वाला खरीदना है, उससे कह भी दिया ठीक है जी आप खरीद लो। अब मेरी बात सुनो, क्या मैं बिना विंडोज का या ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या मैं लैपटॉप घर पे उठा के ला सकती हूँ? आंसर इज नो। तो कह रहे हैं कि उसके लिए भी बच्चे क्या हो रहा है, अगर से सपोज आप बात करो, आपने लैपटॉप मैंने ये से सपोज परचेज किया, वो तो 7 या 5 मिनट में हो जाता है, उसके बाद वो भेजते हैं कि आप इंस्टॉल करा लो अपनी, वो दे दो इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी है, इंस्टॉल करा लो विंडोज वगैरह। तो अब जाते हो वहां पे बच्चे, अगर से सपोज तुम्हारे उस लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो किसका रिस्क है, सेलर का है कि मेरा है? अभी कहाँ खरीदा बेटा मैंने, खरीदा अभी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है ना, तो आंसर क्या है, सेलर का रिस्क है। खुद सोचो ना, आप प्रैक्टिकली सोचो, तुम दुकान में शोरूम पे खड़े हो, अभी तुम्हारे हाथ में तो गुड आया नहीं है, तुमने देखा भी नहीं है, और वो खराब हो जाए तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेलर की। लेकिन तुम्हारे घर में आ जाए फिर आप, उसमें चलो वारंटी है या नहीं है, दैट इज सेकेंडरी थिंग, ठीक है। तो वही कह रहे कुछ ऐसा जहां पे अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है बन रहा है या बनना है अभी, ठीक है, हाँ अभी कुछ देयर इज समथिंग मिसिंग, कि वो कंप्लीट नहीं हो पाया कॉन्ट्रैक्ट। तो कह रहे हैं फिर वो कब ओनरशिप पास होगी, जब वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिलीवरेबल स्टेट में पहुंच जाए, ठीक है। एग्जाम्पल है, पीटर बाइज अ लैपटॉप फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर एंड आस्क्स फॉर होम डिलीवरी। The shopkeeper agrees to it. However, the laptop does not have a window operating system installed. अभी OS इसमें install नहीं हुआ हुआ। The shopkeeper promises to install it and call Peter before making the delivery। मेरी बात सुनो, अब जो उसने बोल दिया, उसने क्या कह दिया, मैं आपको कॉल कर दूंगा जैसे ही विंडोज इंस्टॉल होंगी। अब बच्चे कह रहे हैं डिलीवरेबल स्टेट में सिर्फ तब नहीं हो जाएगा कि जब उसने विंडोज इंस्टॉल कर ली, उसने प्रॉमिस किया ना था मेक यू कॉल एंड इंटीमेट यू, कि जब तक वो इंटीमेट नहीं करता तब तक भी गुड जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आया। हाँ, हमारे पास कैसे होगा बेटा, अभी तो आया ही नहीं ना मेरे पास प्रोडक्ट, डिलीवरी नहीं मानी गई, डिलीवरी नहीं हुई, हम बात क्या कर रहे हैं अभी, ओनरशिप नहीं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द डिलीवरी, यू हैवंट इवन रिसीव द डिलीवरी बिट, ठीक है। समझ आया बच्चा? नेक्स्ट इज specific goods in deliverable state when the seller has to do anything that or to make the in order to ascertain the price। से सपोज कह रहे हैं अभी जो है प्राइस ही फिक्स नहीं हुआ, मेरी बात सुन, सिर्फ मैंने उसको कहा दुकानदार को, जैसे एग्जांपल है, मैं गई मैंने कहा कि भैया मैंने ना एक स्टूडियो खोलना है, इसमें ना मेरे को पूरे में ग्रीन ग्रास जो आर्टिफिशियल है वो पूरी ले डाउन कर। वो कहता मैडम ये कितना स्क्वायर फीट है, मैं क्या देख लो जी। फिर भी क्या होता है बच्चे, अगर आपने कभी घर पे काम कराया और देखोगे कि वो जो बंदे होते हैं वो थोड़ा सामान एक्स्ट्रा लेके आते हैं हमेशा, वो कहते हैं कि देखो हमारे अंदाजे से तो इतना है, पर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैरी कर लेते हैं, बाकी देखेंगे अगर कुछ कम ना हो जाए, राइट।
तो सामान लेके आते हैं बच्चे, क्या वो बिल पहले ही काट देंगे? या वो मीटर और स्क्वायर, हाँ हाँ बिल्कुल, ब्रिक्स कितने आए हैं, सीमेंट कितना आया, वो तो एक आइडिया दे देते हैं ना कि जी आपका इतना 20 लाख लग जाएगा सी सपोज। ठीक है, अब वो एक्चुअल में कितनी बोरियां आई, कितने दिन दिहाड़ी लगी, कितनी ब्रिक्स आई, उसके बाद बच्चे कॉन्ट्रैक्ट में था, उसके बाद ही बिल बनेगा ना, वही वाली बात। अब इसमें एग्जाम्पल क्या दिया होगा, एक कंपनी है, उसको रेड कार्पेट चाहिए था, प्रांजल फोन में उसको, उसको रेड कार्पेट चाहिए था पूरी अपनी कंपनी में लगाने के लिए। ठीक है बच्चा, अब क्या हुआ, वो रेड कार्पेट लेके तो आई कंपनी, पर कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि मुझे बिछाना है यार बच्चे, अगर मेरे पास मेरे घर में वो लेके आ गए सामान और वहां से कोई चोरी करके ले गया तो मेरी है क्या गलती? नहीं, कह रहे जब तक वो मेरे घर में बिछेगा नहीं ना तब तक वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, तब तक वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। लेकिन अगर मैं सामान खरीद के आई हूं तो ऑब्वियसली तब तो मेरी ओनरशिप है। जैसे आप कह लो एग्जाम्पल, सीमेंट मैं खुद लेके आई, ठेकेदार का काम नहीं है, तो अगर वो सीमेंट की बोरी उठाई जाए तो वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉस तो मेरा है ना, वो उसका नहीं है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी मैंने प्रॉपर्टी ओनरशिप मेरे पास थी। अभी कंपनी वाले कारपेट लेके आए, वो एरिया के हिसाब से बिचना था, उसके बाद प्राइस सर्टन होना था, तो कह रहे डिलीवरेबल स्टेट में कब होगा, जब वो बिच जाएगा और उसका प्राइस सर्टन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल दिया हुआ है, पहले मैं पढ़ा देती हूँ। Where there is a contract for sale of specific goods in deliverable state, but the seller is bound to weigh, मतलब नापेगा, मतलब कि वो वेट करेगा, measure, test or do some other act with reference to the goods for the purpose of ascertaining the price। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको प्राइस ascertain करना है तो आप ये वाला पॉइंट लिखोगे, नहीं तो नहीं। ठीक है ना? The property does not pass until such act or thing is done and the buyer has notice thereof। buyer को पता भी तो होना चाहिए ना कि इतना माल लगेगा और इतने पैसे लगेंगे, वो फिर भी बताते हैं ना, देखो जी इतना कहा था और इतना लग गया, इतने पैसे लग जाएंगे, हर बारी बोलेंगे देखो जो भी काम करने आएगा तुम्हारे पास। एग्जाम्पल, A sold carpets to a company which were required to be laid. Now, what was the requirement? That the carpets must be laid in the office premises or the company premises. The carpet was delivered to the company's premises but was stolen before it could be laid. Now, whose responsibility? It was the responsibility of the seller. Why? हाँ, फिर बच्चे सिर्फ अगर मैं कारपेट उठा के लाई तो मेरी है, हाँ फिर मेरे पास ओनरशिप आ चुकी, डिलीवरी पेमेंट कर, नहीं पेमेंट नहीं भी करी बेटा, पेमेंट नहीं भी करी, अगर मैंने चूज कर लिया, बस मुझे पता था कि ये ऐसे आना मेरे घर में आ जाएगा, उसके बाद चेक पेमेंट दे दूँ जब, तब हमारे वो ओनरशिप तब हो जाएगी, कब हो जाएगी बेटा, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन गया उसी टाइम। मैंने मशीन ले ली, मैंने जो है मशीन फिक्स कर ली, मशीन को आने में भी टाइम लगेगा तो मैंने पेमेंट कर, पर मैं को बताऊं मशीन ला कौन रहा है, अगर तो सेलर भेज रहा है, अगर तो सेलर भेज रहा है, हाँ किसके लग रहे हैं, पर वो कंपनी वाले भेज रहे हैं कि तुम खुद बाहर से बुला रहे हो, फिर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आगे पढ़ेंगे हम थोड़ा सा और डिटेल में, फोर्थ यूनिट अनपेड सेलर। ठीक है बच्चा, अब गुड्स मस्ट बी असर्टेन, मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, वेरी 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 वेरी, जितना भी वेरी लग सकता उतना इंपॉर्टेंट है ये, ऊपर का एनालिसिस है भी नहीं और ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ करना क्या है, ये पढ़, और ये रट्टा मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि लगा के आना तुम। ठीक है, रट्टा में क्या करना है, कह रहे हैं जो गुड्स अनअसर्टेन हो, अनअसर्टेन मतलब जिनको हमने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, अलग नहीं किए हुए, चूज नहीं किए हुए, तो कह रहे हैं वो तो पहले क्या होना चाहिए, दे मस्ट बी असर्ट, पहली चीज क्या है, दे मस्ट बी असर्टेड। इसका सेक्शन भी लर्न करना पड़ेगा, सेक्शन इज 23। क्या 23 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, सेक्शन 23 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी मैंने लर्न कराया हुआ, आपको याद रखना, वॉइड। अच्छा कह रहे एसेंशियल्स क्या है, पहली बात, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अनसर्टेन या फ्यूचर गुड्स होगा तभी तो आप उसको सर्टन करोगे, यस तभी तो सेक्शन 23 अट्रैक्ट होगा प्रांजल। ठीक है, पहली चीज तो गुड्स मस्ट बी इधर अनसर्टेन और फ्यूचर। ठीक है, दूसरा गुड्स मस्ट कंफर्म टू द डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट में डिस्क्रिप्शन दी है या गुड्स कहेंगे ये वाले चावल इस क्वालिटी के मुझे चाहिए, वैसे होना चाहिए ना, वैसे होंगे।
मस्ट बी इन डिलीवरेबल स्टेट, मतलब मेरे हाथ में चावल नहीं देगा, वो पैकेट बना के या बोरे बना के बेचेगा मुझे, ठीक है। फिर गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली appropriated to the contract either by delivery to the buyer or his agent or carrier। ये वाली बात है बेटा आपकी, अनन्या जब पूछ रहे थे। Unconditionally मतलब there must not be any other condition which was not agreed before making the contract, right? बाद में तुम कंडीशन से अटैच नहीं कर सकते, तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी बच्चे? या तो जब तुमने बायर को या उसके एजेंट या कैरियर को तुमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज द एप्रोप्रिएशन मस्ट बी मेड बाय द सेलर विद द सेंट ऑफ द बायर। सेलर ने अपने आप से चावल जो है निकाल के रख दिए बोरोगे, और और बायर को बोल दिया कि देख ले यार, चूज कर लेगा, तेरे को पसंद है तो। दूसरा है मेड बाय द बायर विद द सेंट ऑफ द सेलर। बायर ने कहा मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट पसंद है, ठीक है, और सेलर से पूछ लिया क्या ये ठीक है, वो कहेगा हाँ आप ले सकते हो। कर दो स्क्रॉल बेटा। फिर उसके बाद क्या था, एक्सप्रेस इम्प्लाइड हो सकता है, ठीक है। और लास्ट क्या है, असेंट में भी ईदर गिवन बिफोर और आफ्टर द एप्रोप्रिएशन, ठीक है। दोबारा से देखेंगे, आ जाओ। अनसर्टेन या फ्यूचर गुड्स होने चाहिए, बोलो। अनसर्टेन और फ्यूचर गुड्स। सेकंड क्या है, डिस्क्रिप्शन या क्वालिटी को मैच करना चाहिए। थर्ड क्या है बेटा, डिलीवरेबल स्टेट, अनकंडीशनल डिलीवरी होनी चाहिए टू द बायर और द एजेंट। फिर उसके बाद एप्रोप्रिएशन करोगे, कैसे करोगे, बाय द सेलर विद द सेंट ऑफ द बायर, बाय द बायर विद द सेंट ऑफ द सेलर। फिर इट में बी इधर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। और लास्ट क्या था बच्चों हमारा, दैट द सेंट में बी गिवन इधर बिफोर और आफ्टर द एप्रोप्रिएशन एज पर सेलर। लिखा हुआ है, आपने लिखा है, देखो कौन सी लाइन है बेटा। Be in deliverable state, unconditionally appropriated. Seller does not reserve the right of disposal until certain conditions are fulfilled. Like payment। देखो क्या कह रहे हैं, सेलर जो है उसने ये नहीं, देखो ये आगे पढ़ेंगे हम, क्या है कि ना अगर राइट ऑफ डिस्पोजल सेलर के पास है ना तो ओनरशिप नहीं ट्रांसफर, तब इसका ना आप बेली हो। अगर राइट ऑफ डिस्पोजल किसके पास है, सेलर के पास है, तो क्या आपको ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है? आंसर इज नो, द ओनरशिप हैज नॉट येट बीन ट्रांसफर्ड। कोई कुछ पूछ रहा था? हाँ पूछो। तो मैंने आपसे भी चीज पूछी थी कि जो डिलीवरी कर रहा है वो सेलर है, बिकॉज ही इज बाउंड टू पे समथिंग। वो सेक्शन 21 में आ रहा है। हाँ, और सेक्शन 20 में वो बोल रहे हैं कि अगर आपने सामान खरीद भी लिया है तो आपकी जो पेमेंट है वो हो चुकी है, वो आपका गुड बन चुका है। कहाँ लिखा? Section 21, seller is bound to do something to the goods for the 21, हाँ हाँ ठीक है। मतलब यहाँ पे जो सेलर है वो डिलीवरी कर, डिलीवरेबल स्टेट मतलब कि अभी डिलीवर करने लायक ही नहीं है प्रोडक्ट, पैक नहीं किया हुआ या इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ, या अभी कह लो कि वायरिंग नहीं हुई भी, लाइटिंग नहीं लगी हुई, कुछ होता है ना ऐसे। आप कोई सामान खरीदने गए हो, कहेंगे जी अभी इसमें थोड़ी सी अभी काम जो है वो रहता है पॉलिश करके या स्क्रैचेस निकाल के। इमूवेबल जो है इसमें है ही नहीं, पहली बात तो ओनली मूवेबल गुड्स। अब पूछो। और 20 वही है, पेमेंट बाद में होगी डिलीवरी के। एक सेकेंड दो मुझे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पिछले दो अटेम्प्ट से आ रहा है बेटा। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, सेल और रिटर्न, ठीक है। इसके ऊपर केस स्टडी बन रही है, डायरेक्ट क्वेश्चन इज नेवर आस्क्ड, बट ये जो इससे पहले हमने किया ना सेक्शन 23, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसका डायरेक्ट बनेगा 4 to 5 मार्क्स का। इसकी केस स्टडी आती है यूजुअली 4 to 5 मार्क्स, ठीक है। अब सुनो बेटा, ये क्या होता है सेल ऑन अप्रूवल, याद है हमने +1 में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कैरियर, कोई बात नहीं करा देते अभी। पहले ये वाला करा दूं, फिर ये नेक्स्ट पे ही है ना। अच्छा,
कोई बात नहीं। अच्छा बच्चे, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न, ये आपने प्लस वन में थोड़ा बहुत कभी सुना होगा। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस क्या होता है बच्चे, पहले मैं कंसेप्ट समझाती हूँ जिसको नहीं पता। क्या होता है, कभी कभार आप जैसे कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो, ठीक है। अब आपको दुकानदार जो है, सेलर है, वो कहता है कि ये देखो, ये ना प्रोडक्ट बहुत अच्छा आया मार्केट में। आप ऐसे करो, आप घर पे ले जाओ, अगर आपको पसंद आता है तो आप रख लेना, नहीं तो आप वापस कर देना। है जी। हाँ कर देते हैं। अच्छा ठीक है, गुड। तो बच्चे इसमें क्या है ना, दो चीजें होती हैं। या तो ना आपको दुकानदार कह देता है कि परसों शाम तक दे दे, ठीक है। परसों शाम मतलब आज लगा लो, आज कौन सी 17 तारीख है, 19 अगस्त 2024 को आप मुझे 6 o'clock तक अगर ये प्रोडक्ट वापस कर देते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं मानूंगी कि आपके पास आपने खरीद लिए, ठीक है। या फिर बेटा आप क्या करो, यू मेक द पेमेंट, ठीक है। आप कह दो दैट, या फिर आप बोल दो दैट ओके आई एम गोइंग टू बाय दिस प्रोडक्ट, या तो आपने अप्रूव कर दिया, ठीक है। अप्रूवल क्या नहीं, तभी एक्सप्रेस्ड क्या आपने बोल दिया हाँ जी, या आप पेमेंट कर, राइट। और दूसरा क्या है कि लैप्स ऑफ टाइम, एक्सपायरी ऑफ टाइम, ठीक है। अब एग्जाम्पल ना, इस पे केस स्टडी कैसे बनती है, सुन लो। जैसे अब से सपोज एक सेलर है मिस्टर ए, ठीक है। सेलर है मिस्टर ए, इसने क्या किया, बी को बेटा सेल और अप्रूवल बेसिस पे एक हॉर्स जो है वो दिया, ठीक है। अब हॉर्स ना ऐसा नहीं है कि आपने उसको ध्यान से नहीं रखा, ठीक है। एज ए पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड हैव टेकन केयर ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग लाइक यू आर अ बेली, ऐसा हम कुछ पढ़ेंगे। वो आपको उस तरीके से उस प्रोडक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं रखते हो ऑब्वियसली देन इट्स योर लॉस, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। हो गए, ये कैसे हो गए, कैसे होएगा। हाँ, तो बेटा कह रहे हैं कि आपने अगर उस चीज का प्रॉपरली ध्यान रखा, से सपोज घोड़े का ध्यान रखा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, आपने कोई उसको मारा नहीं, कुछ गलत नहीं करा उसको, या ओवर कुछ भी मतलब गलत नहीं किया उसको, जैसे नॉर्मल रखना चाहिए था, जैसे यूज होना चाहिए था वैसे किया, और बेटा वो घोड़ा मर गया, ठीक है। लेकिन ना ये वाली डेट आई थी प्रांजल, ठीक है, ना ही ये वाली कंडीशन फुलफिल हुई थी, तो क्वेश्चन है कि किसका लॉस है, सेलर का। ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुई थी, यस, ठीक है। ओनरशिप वाज स्टिल नॉट ट्रांसफर, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बनता है। से सपोज, हाँ, आपके आपके दुकान पे आपने रखा हुआ था, या आपने गोडाउन में कहीं रखा था, और उसको से सपोज किसी भी कारण से, बस आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने उस गुड्स का ध्यान रखा है एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस एंड लाइक अ बेली, ठीक है, जैसे हम ध्यान रखते हैं। अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गए, आग लग गई, तुम्हारी गलती की वजह से नहीं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेलर की है, उसके गुड्स तुम्हारे पास पड़े थे जिसको तुमने अभी तक खरीदा नहीं था, दोगे थोड़ी ना पैसे। नहीं बच्चे, वो सेल ऑन अप्रूवल नहीं आएगा, फिर तो आप मान ही नहीं रहे ना, यू नॉट टेकिंग द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट। मुझे एक बात बताओ, डिफेक्टिव प्रोडक्ट को वो अप्रूवल के लिए देगा ही नहीं। वॉइड, वॉइड, वॉइड ना बेटा, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। फिर से बोलो, आप कह रहे हो कि खराब था ना स्टार्टिंग से, अननोन टू बोथ द पार्टीज, ठीक है। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी वॉइड लिखोगे उसमें सिर्फ, वो इसमें नहीं आएगा अप्रूवल में, ऐसा डबल नहीं डालेंगे, ठीक है, ठीक है। अगर अगर उन्होंने सेल ऑफ गुड्स में बोला कि डिफाइन इन कंटेक्स्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, तो आप ये लिख देना, वो तो मेंशन्ड होगा ना बेटा, ठीक है। तो आप लिखोगे यस, सिंस द गुड्स वर स्टिल नॉट नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द बायर, इट द ओनरशिप राइट्स वर स्टिल विद द सेलर, तो जिसकी सेलर, जिसका रिस्क, जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क, तो आप ये लिखोगे the risk prima facie passes with the property. So since there was no actual transfer of ownership from seller to buyer, the responsibility of the loss has to be borne by the seller himself, not the buyer, ठीक है। आ जाओ,
When the goods are delivered to the buyer on approval or on return, on sale or return or similar terms, the property therein passes to the buyer where he signifies his approval. ठीक है, मैंने अप्रूवल दे दिया, ठीक है, ये सॉरी इस तरीके से अप्रूवल दे दिया, पेमेंट कर दिया, बोल दिया दैट आई एक्सेप्ट, ठीक है, और डज समथिंग अडॉप्टिंग टू द ट्रांजैक्शन, मतलब मैंने आगे इसको रीसेल कर दिया या प्लेज कर दिया, गिरवी रख दिया, तो इसका तो ये है ना कि मैंने खरीद लिया। इम्प्लाइड यही हुआ ना बच्चे, रीसेल कर दिया या प्लेज कर दिया, ठीक है, यही बोल रहे हो। और डज एनी एक्ट मतलब इम्प्लाइड, ठीक है बेटा। If it does not signify his approval or acceptance to the seller but retains the goods without giving the notice of rejection, then if a time has been fixed for the return, ये ना 6/19 तारीख को, on the expiration of such time, and if no time has been fixed, reasonable time, पड़े पड़े केले सड़ रहे हैं, टाइम नहीं फिक्स किया हुआ था, केले पड़े पड़े सड़ गए हैं, तो ऑब्वियसली वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है, क्योंकि तुमने टाइम से पहले रिजेक्ट नहीं किया था, ठीक है प्रांजल। He does something to the good which is equivalent to accepting, मतलब वही pledges and sells, ये देखो ऊपर ही मैंने बता दिया, implied। एग्जाम्पल देखो, P bought a musical instrument from a musical shop on the condition that he will purchase it if he likes that instrument. After a week, he informed the shop owner that he has agreed to purchase a musical instrument. The ownership is transferred when he decides to purchase that particular instrument. ठीक है? A buyer under a contract of sale of return is deemed to have exercised the option when he does any act exercising the domination of the goods, showing an unequivocal intention to buy. Example, he pledges, कह रहे हैं अगर वो बोला भी नहीं है, unequivocal मतलब बोला नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसी एक्ट कर दिया जैसे प्लेज कर दिया, रीसेल कर दिया, मॉर्गेज कर दिया, ठीक है ना, तो वो क्या इक्विवेलेंट टू परचेज ही है। Failure or inability to return the goods to the seller does not necessarily imply selection to buy. अभी मैंने return ही नहीं किए तो इसका मतलब ये नहीं मैंने select कर, ठीक है। Example, A sends to B a water motor on approval on return in March 2020, but B जो है returned it after trial in August 2020. The water motor has not been returned within reasonable time period and A is not bound to accept it and B must pay for it. अब इतने महीने तुमने चला लिया, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है, ऑलमोस्ट 5 to 6 months, तो कह रहे हैं देन ये रीजनेबल टाइम पीरियड क्या होता है, 15 दिन, महीना, 2 महीने, 2 महीने भी नहीं, महीना लगा लो, ठीक है ना, यार उसके बाद अगर तुम रिटेन कर रहे हो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू बाय इट। सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न, ठीक है, it may be noted that where the good has been delivered by a person on sale or return on the terms that the goods will be were to remain the property of the seller till they are paid, ठीक है, मैं ऐसा बोल के ले गई कि भैया अगर मैं पैसे दूंगी ना इसका था तभी मैं खरीद रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं खरीद, पैसे नहीं दिए तो क्या मैंने खरीद लिया, ये तो एक तरह का एक्सप्रेस्ड हो गया ना, कंडीशन रखी थी, तो कह रहे जब तक कि कैश नहीं पे होगा हमने डिलीवरी नहीं ली। A delivered his jewelry to B on sale or for cash or return basis. ठीक है? It was expressly provided in the contract that the jewelry shall remain A's property unless the price is paid. ठीक है बेटा? Before the payment of the price, P pledges, B जो है उसने pledge कर दी इसको C को. It was held that at the time of the pledge, the ownership was not transferred to B. Why? Why? Because expressed था बेटा, ये कैश में होगा, अगर ये ऐसा कुछ नहीं होता तो हो जाती ट्रांसफर, यस, प्लेज या रीसेल जो है वो माना क्या जाता है कि आपने डिलीवरी कर दी है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, लेकिन प्रांजल क्योंकि उसने कहा था कि कैश बेसिस पर ही डिलीवरी मानी जाएगी, कहा बच्चे यहाँ का लिखा है कि दैट इट शैल बी पेड ओनली इन कैश, बेटा कंडीशन थी, देखो धृति सुनो, आप, मैं सेलर हूँ ज्वेलरी, आप बायर हो, ठीक है, अब मैंने आपको मतलब या आपका काम मतलब अपने घर पे लेके जा रहे हो, ठीक है, अब बात क्या हुई, मैं ज्वेलर हूँ, मैंने आपको कह दिया कि आप घर पे दिखा लो, होता है ना,
जो जानकार होते हैं, कह रहे घर पे दिखा लो, पसंद करा लो, आपको पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो वापस करते हैं। ठीक है, आप ले गए अपने घर, आपको पसंद आ गई तो आप भैया को बोल दो कि हाँ जी रख लिया मैंने, पसंद आ गया। या अगर आपने आके उसको किसी और को बेच दिया या किसी और को गिफ्ट कर दिया या प्लेज कर दिया बेटा, तो इसका मतलब ये मानना चाहिए ना कि सेल है, आपने खरीद लिया। हाँ, मतलब मेरे लिए सेल होगी तो आपके लिए परचेज होगी ना। दूसरा केस है बेटा कि मैं वो ये ज्वेलर हूँ और आपको मैंने बोल दिया घर पे ले जाओ, अगर आपको पसंद आती है तो ठीक है, लेकिन जब आप कहोगे कि भैया मैं सिर्फ तभी लूंगी जब मतलब माना जाएगा कि जब मैं पेमेंट करूंगी, नहीं तो ये आप ही का है, मैं खरीद नहीं रही जब तक कि पेमेंट नहीं करी। तो अगर बेटा आप वापस आप किसी और को बेच दोगे तो आपकी तो प्रॉपर्टी है नहीं, क्योंकि कंडीशन क्या थी, अंटिल दे आर पेड फॉर कैश। सो कैन आई रिकवर द ज्वेलरी फ्रॉम द थर्ड पार्टी? यस, व्हाई? बिकॉज आई एम द ओनली वन। ठीक है। अब बीच का कौन सा पॉइंट है बेटा, मेरे को भेजना फोटो बीच। रिजर्वेशन है आपके में, नेक्स्ट रिजर्वेशन ना, एक बीच का जो रह रहा है ना मुझे भेज दो। ये वाला टारगेट नंबर बी था, कौन सा वो? Uncertain goods का और वो ये ये कह रहे हो? हाँ। अच्छा ये है, मैंने पूछा तो था। ये बेटा इसी का ही है, मैंने उस दिन कराया था, चलो मैं फिर से करा दी, यही है बस। सिर्फ 1 और 2 दोनों है ना। Sale of uncertain good by description. कह रहे where there is a contract for sale of uncertain or future goods by description. Description and in deliverable state are unconditionally appropriated to the contract either by the seller when the assent of the buyer, देखो सेम बात लिखी हुई नीचे वाली, or by the buyer with the assent of the seller, the property in the goods thereon passes to the buyer. Such assent may be expressed or implied. सेम है तो लिखा है नीचे वाला, फिर भी बता देती थी। कह रहे हैं कि अगर अनसर्टेन या फ्यूचर गुड्स की डिलीवरी हो रही है जहां पे आपने डिस्क्राइब करा हुआ है कि मुझे ये वाले गुड्स चाहिए, ठीक है, तो कह रहे कि कब माना जाएगा कि डिलीवरी होगी? पहली बात तो वो अनकंडीशनल होनी चाहिए और एप्रोप्रिएशन होनी चाहिए बाय द सेलर विद द कंसेंट ऑफ द असेंट ऑफ द बायर और बाय द बायर विद द सेंट ऑफ द सेलर। ये देखो नीचे में यही तो लाइंस पढ़ी है ना बेटा, ये देखो, गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली, ठीक है, फिर सेंट ऑफ द बायर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, यहाँ तक। ठीक है, ये ऊपर वाला यही वाला पॉइंट है सारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, डिलीवरी टू द कैरियर। इन द पर्समेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू द बायर और द कैरियर और बिल। कहने का मतलब ये आगे हम पूरी यूनिट है फोर्थ वाली समझाते हैं। क्या कह रहे हैं कि अगर से सपोज मैंने या तो बायर को या उसके बेली को, बेली कैन बी वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड, घर वाला कोई भी मेंबर, बच्चा, बेटा, पति, कुछ भी, राइट, मम्मी पापा, या फिर एजेंट कि वो आया ही है कि मैं इनकी दुकान से या इनके घर से आया हूँ और मुझे जो है ये सामान लेने के लिए भेजा है। ठीक है, तो आपने अगर उसको दे दी या आपने किसी ट्रक ड्राइवर को भेजा जाके माल लिया, जनरल कैरियर था तुम्हारा खुद का, वो पर्सनल नहीं था, ठीक है, तुमने सिर्फ उसको कहा कि यहाँ से जाके माल उठा, होता है ना कितनी बार लिखते हैं, तो अगर तुमने भेजा वो तुम्हारी तरफ से आया बायर की तरफ से, तो डिलीवरी टू द बायर हैज बीन मेड एंड द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। If a person hears or engaging, but in actual he is not, then what's the relationship? That cannot happen. Why? Because the if he is not the agent, he does not have the authority. Fraud हो गया ना बेटा, ठीक है ना, वो इसमें कवर नहीं होगा। देखो, where in the pursuance of the contract the seller delivers the goods to the buyer or the carrier or the bailey whether named by the buyer or not, buyer ने चाहे उसका नाम लिखा है कि नहीं लिखा कॉन्ट्रैक्ट में, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, किस लेके बायर को गुड्स पहुंच सके, ठीक है, एंड डज नॉट रिजर्व एनी राइट ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, ये वाली बात है जो आप पूछ रहे थे, सेलर के पास राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं होना चाहिए। अगर राइट ऑफ डिस्पोजल है ना, तो दैट इज नॉट अ सेल, दैट इज जस्ट बेलमेंट। ठीक है, जिसके पास राइट है चाहे वो सेल करे, चाहे वो उसको डिस्ट्रॉय करे, चाहे वो यूज करे, वो किसी को भी ट्रांसफर कर दे, उसको डिस्पोजल बोलते हैं। ठीक है, अगर राइट ऑफ डिस्पोजल सेलर के पास है तो ओनरशिप भी तो सेलर के पास है ना।
तो कह रहे हैं अगर तो सेलर ही अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल रख रहा है ना, दैट मीन्स द डिलीवरी हैज नॉट येट बीन मेड। डिलीवरी कब होएगी? जब सेलर डज नॉट रिटेन द राइट ऑफ डिस्पोजल। He is deemed to have unconditionally appropriated the goods to the party। ठीक है बेटा, यही था। अब पॉइंट नंबर डी पे आ जाओ। रेजर्वेशन ऑफ राइट्स ऑफ डिस्पोजल, ये लो पूरा सेक्शन 25। कह रहे जहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट है किस चीज का बच्चे, स्पेसिफिक या फिर असर्टेन गुड्स का, या अगर असर्टेन भी है तो बाद में उसको असर्टेन कर दो, ठीक है। Made by the seller on the conditions of the contract or appropriation reserve the right of disposal of the goods until certain conditions are met। अब सेलर कहता है कि राइट ऑफ डिस्पोजल जो है वो मेरे पास है जब तक ये टर्म्स एंड कंडीशंस तुम पूरी नहीं करते। तो ओनरशिप किसकी है? सेलर की। किसका रिस्क है? बेटा, देन इन दैट केस यू आर जस्ट अ बेबी। In such a case, notwithstanding the delivery of the goods to the buyer or to the carrier or bailee for the purpose of transmission, the property in goods does not pass to the buyer until the conditions imposed by the seller are fulfilled। आपने conditions fulfill कर दी तो इसका तो right to disposal अब आपके पास है। right to disposal आपके पास है तो आपकी property है। कह रहे possession से matter नहीं करता। We're not talking about the possession। possession हो सकता है मेरी किसी कैरियर के पास है, किसी एजेंट के पास है, मेरे पास भी है। Until unless what is not fulfilled, the right of disposal has been unconditionally appropriated to me, तब तक जो है डिलीवरी नहीं मानी जाएगी, ओनरशिप मेरे को ट्रांसफर नहीं हुई। ठीक है बच्चे। Where goods are shipped or delivered to a railway administration for carriage by railway and the bill of lading or railway receipts as the case may be, the goods are deliverable to the order of the seller or his agent। The seller is prima facie deemed to have reserved the right of disposal। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि रेलवे अथॉरिटीज को हमने क्या कहा कि जिसके पास ये रेलवे रिसीट या फ्रेट रिसीट की होगी ना, या बिल ऑफ लेडिंग जिसके पास होगा उसी को गुड्स देना, और वो भी जब मैं परमिशन दे दूंगा कि हाँ ये मेरा ही बिल ऑफ लेडिंग है। तो मतलब ये राइट टू डिस्पोजल किसके पास है? सेलर के पास। सेलर के पास है। ठीक है। तो कह रहे कब तक गुड्स जो है ट्रांसफर नहीं होंगे, जब तक कि सेलर बोल ही देता कि हाँ ये इसको गुड्स जो है डिलीवर कर दो। प्रांजल, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? चलो, समझ आया? पक्का? प्रमा फसाइडी कुछ पूरा। वेयर गुड्स आर शिप्ड और डिलीवर टू अ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने दिए, डिलीवर किए। ठीक है, फॉर कैरेज बाय सेल, फ्रेट की तरह कि मेरे गुड्स जो है ट्रांसफर करने इधर से उधर। एंड द बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ लेडिंग होता है जब भी हमने शिप करें गुड्स। ठीक है, डॉक से है, या रेलवे रिसीट होगी इन केस ऑफ कैरेज बाय रेलवे। ठीक है, एज अ केस में भी द गुड्स आर डिलीवरेबल टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर। कह रहा है कि गुड्स कब डिलीवर माने जाएंगे? जब सेलर हाँ कर देगा। ठीक है, और हिज एजेंट या सेलर का एजेंट कह देगा, मैनेजर कह देगा हाँ जी ये रिसीट जो है इनके पास है तो आप डिलीवर कर दो। कह रहे हैं द सेलर इज फ्रॉम ऑफ साइन ऑन द फेस ऑफ इट, किसके पास है राइट ऑफ डिस्पोजल? सेलर। तो ओनरशिप किसकी है? सेलर की है। When the seller of the goods draws on the buyer for the price and transmits to the buyer the bill of exchange together with the bill of lading, or as the case may be, the railway receipt to secure acceptance or payment of bill of exchange, the buyer is bound to return the bill of lading or receipt if he does not honor the bill of exchange and he wrongfully retains the bill of lading or railway receipt, the property in goods does not pass through। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कंडीशन भी से सपोज कि बायर जो है वो क्या करेगा, बिल ऑफ लेडिंग या रेलवे रिसीट दिखाएगा, साथ में बिल ऑफ एक्सचेंज, समझते हो, पैसे मतलब जो है वो ऑनर करेगा। मतलब उसने बना के दिया, आप साइन कर रहे हो ना, मैं पेमेंट कर दूँ। अब से सपोज मैंने रिसीट रूट तो ले दी, दिखा दी, लेकिन मैंने साइन नहीं किया, तो क्या डिलीवरी हुई? नहीं हुई। ये देखो, where the seller of the goods draws on the buyer, क्या एक बिल ऑफ एक्सचेंज और साथ में बिल ऑफ लेडिंग भी देता है। बिल रेलवे रिसीट पे तो सेलर से ही बायर के पास जाएगी ना बेटा, ताकि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ऑनर हो सके। समझ गए ना?
और जो बायर है वो कह रहे हैं बिल ऑफ लीडिंग और रेलवे रिसीट के साथ वो बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके देगा। बिल ऑफ लीडिंग किसके पास है? बायर के पास ना, कि मेरे पास। हाँ, तो कह रहे हैं कि अगर वो बिल ऑफ लीडिंग अपने पास रख ले या रेलवे रिसीट, तो कह रहे हैं कि जो गुड्स है वो उसको ट्रांसफर नहीं हुए, क्योंकि उसने करना क्या था? बिल ऑफ लीडिंग या रेलवे रिसीट देनी थी अलॉन्ग विद बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके। कंडीशन थी ना, वो फुलफिल नहीं हुई, तो आंसर भी नहीं होगा। ठीक है। दिस सेक्शन प्रिजर्व्स द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स टू सिक्योर द प्राइस इज पेड बिफोर द प्रॉपर्टी पास टू द बायर। ठीक है। कारण क्या है? कह रहे हैं ये कारण ये है कि जो सेलर है वो ट्रांसफर नहीं करेगा प्रॉपर्टी जब तक कि आपने पेमेंट नहीं करी। There is a contract of sale of specific goods or where the goods have been subsequently appropriated to the contract, the seller may, by the terms of the contract or appropriation as the case may be, same देखो वही बात लिखी हुई है, एक बार रीड कर लेना इन केस आपको डाउट हुआ तो मैं समझा दूं। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। X sends furniture to a company by truck and instructs the driver not to deliver the furniture to the company until the payment is made by the company to him। होता है ना कितनी बार। तो आपको क्या लगता है प्रॉपर्टी कब पास होएगी बायर को? जब तक पेमेंट हो जाएगी। Chances under which the right of disposal may be reserved। ठीक है। कह रहे कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पे ऐसा स्टार्टिंग से ही अज्यूम किया जाता है कि राइट ऑफ डिस्पोजल जो है वो आपके खुद के पास है, सेलर के पास। ठीक है, क्वेश्चन ये है। पहला है, इफ द गुड्स आर शिप्ड और डिलीवर्ड टू अ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कैरेज एंड बिल ऑफ लीडिंग, ये वो जो भी लिखा है, द गुड्स आर डिलीवर्ड व्हेन हिज एजेंट और सेलर, तो कह रहे हैं जब तक कि आपने वो रिसीट नहीं दिखाई है तब तक किसकी प्रॉपर्टी है? सेलर। विद द सेलर ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, सेम लिखा है वही, जब तक कि बिल ऑफ एक्सचेंज अलॉन्ग विद द बिल ऑफ लीडिंग और रेलवे रिसीट एज द केस में बी इज नॉट ऑनर्ड, तब तक क्या है? आपको क्या आपकी डिलीवरी हो जाएगी। हाँ लिखी हुई है, कोई बात नहीं, ये ना रेपिटेटिव सा है काफी ज्यादा। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इट शुड बी नोटेड दैट सेक्शन 25 डील्स विद कंडीशनल एप्लीकेशन। ऊपर कंडीशनल ही थी ना कि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके दिया अलॉन्ग विद बिल ऑफ लीडिंग। ठीक है। तो कह रहे हैं वो अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन से अलग है। ऑब्वियसली अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन आपकी कहाँ की बनती है? सेक्शन 23(2) में, जहाँ पे कैरियर और एजेंट को अगर आपने डिलीवरी कर दी तो मान लिया कि डिलीवरी हो गई। ठीक है। ठीक है लिशा। रिस्क प्रमा फसाए पासेस विद द प्रॉपर्टी, ये वैसे सही है जो मैं ऑलरेडी बता के एक्सप्लेन करके आ रही हूँ। कहने जब तक कि कुछ और डिसाइड नहीं किया गया, ओनरशिप जिसकी होगी रिस्क भी उसी का होगा। लेकिन अगर किसी की गलती की वजह से, किसी की गलती की वजह से आपका लॉस हुआ तो ऑब्वियसली रिस्क किसका? उसके सामने का। देखते हैं आज। अनलेस अदरवाइज अग्रीड द गुड्स, बच्चे फोन यूज कर रहे हो आप, remain sorry ठीक है, remain the seller's risk until the property is transferred to the buyer, but when the property there is transferred to the buyer, the goods are at buyer's risk whether the delivery has been made or not। वही बात है, मैंने कहा possession नहीं, what matters is ownership, जिसकी ownership उसका risk। It is provided that where the delivery has been delayed because of the fault of either the buyer or the seller, जिसकी गलती उसका risk। yes or no? गलती की वजह से अगर लॉस हुआ, मैंने ये डिलीवरी नहीं होने दी और लॉस हो गया, तो किसका रिस्क बेटा? हाँ, जिसने डिलीवरी नहीं होने दी, सेलर। अगर बायर ने डिलीवरी नहीं ली बार बार सेलर के बोलने के बावजूद और बड़े बड़े गुड्स खराब हो गए, पानी आ गया, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए था, लाइक अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस एंड लाइक अ डेली, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो कह रहे हैं अगर तुमने वैसा रखा ध्यान और फिर भी दूसरे इंसान की फॉल्ट की वजह से गुड्स जो है ट्रांसफर नहीं हो पाए और खराब हो गए, तो उसका रिस्क। ठीक है। Provided also that nothing in this section shall affect the duties and liabilities of either buyer or seller as value of the goods or other party। ठीक है, ये बताया मैंने आपको। किसी को डाउट है तो कुछ बेटा। अब इसी को पूरा आगे एक्सप्लेन किया हुआ, कह रहे हैं जब तक कि कुछ और नहीं बोला गया, रिस्क जो है वो कब तक रहेगा? जब तक सेलर की प्रॉपर्टी है। बायर का रिस्क कब हो जाएगा? जब उसको ट्रांसफर हो जाएगी। फिर कह रहे हैं रिस्क फॉलोज ओनरशिप है। ठीक है।
अब अगर जिसकी भी गलती की वजह से डिले हो गया तो रिस्क भी उसी का ही माना जाएगा। इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस रिस्क इज borne बाय द बायर ओनली व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स passes over to him. However, पार्टी जो है अग्रीमेंट कर सकते हैं कि इतने टाइम के बाद ही, मतलब जो रिस्क है वो मेरा हो अदरवाइज तुम्हारे, होता है ना। यस, तो कह रहा है अगर तो कोई कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो उसको मान लो चुपचाप। रिस्क from side passes with the ownership. The owner of the goods must bear the loss of damage of the goods unless otherwise agreed to. अगर तो लिखा ही हुआ है कि और जो रिस्क है वो सेलर का ही है 1 साल तक, तो सेलर का ही है, ठीक है। Under section 26 of the SOGA, unless otherwise agreed, the goods remain at the seller's risk until the property is passed to the buyer. Yes. After the event that they are at buyer's risk whether the delivery has been made or not. चाहे डिलीवरी हुई है कि नहीं हुई, ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो रिस्क किसका है, बायर का। एग्जाम्पल, अब ये देखेंगे, ये ना मतलब एक आधी बार कभी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया हुआ डायरेक्ट, तो नहीं। ए ने क्या किया, बिड किया एक एंटीक पेंटिंग के लिए, ठीक है। बिड हो गई, देखो बिड क्या होती है याद है, ऑफर नहीं। अब अगर आपको बुलाया जाता है ऑप्शन में तो वो इनविटेशन टू ऑफर होता है, आपने बिड किया तो वो ऑफर होता है, जब उसकी एक्सेप्टेंस हो जाती है तो वो एक्सेप्टेंस होती है, समझ रहे हो। तो अभी तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ बेटा, क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी इसमें कह रहे नहीं, ध्यान ये देना, ठीक है। तो कह रहे बिड हो गई और जो ऑक्शनर है उसने हैमर जो है ओके कर दिया, समझ गए। लेकिन वो गलती से क्या हुआ, पेंटिंग टूट गई। हैमर जब वो स्ट्रक कर रहा था ना तो गलती से हैमर जो है वो पेंटिंग के ऊपर लगे और पेंटिंग टूट गई। आप केस है, मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें टूट गई, पता नहीं कांच कूच की होगी, क्या पता आगे हो कुछ उड़ उड़ा के आ गया हो, नीचे गिर गया हो, ठीक है, गलती से स्ट्रक हो गया, या वो पीछे पड़े हो गया, ऐसे करो और टूट गई होगी जो भी। अच्छा, तो कह रहे हैं नहीं बच्चे, अर्थक्वेक में ना सेलर की गलती ना बायर की गलती। बच्चे अब क्या है, उसने हैमर स्ट्रक कर दिया और पेंटिंग टूट गई। तो कह रहे हैं कि चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, क्या बायर को प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हो गई है, नहीं हुई, अभी तो सिर्फ बिड्स हुई है ना, नेगोशिएशन तो अभी चलो चला हो गया, अभी एक्सेप्टेंस भी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हैज येट नॉट बीन मेड। सो इट इज whose responsibility or whose ownership, seller's responsibility, seller's risk, so who will bear the loss, कंसिडरेशन भी मैं कह रही हूँ, बिड कैसे लगती है, मैं बोलती हूँ कि मैं इतने की बोली लगा रही हूँ, कंसिडरेशन भी होगी, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हो गया, ओनरशिप नहीं गई, ओनरशिप कैसे होती है, उसी के बाद की तो बात कर रहे हैं। फिर से अभी ना सारे अपनी कहानियां छोड़ो, मैं बता रही हूँ, फिर से सुन लो। देखो कहानी क्या है, यहाँ पे तुम सारे थोड़ा थोड़ा अलग अलग बातें कर रहे हो, उसको आगे समझ, ठीक है। मैं कह रही हूँ देखो, दो चीजें होती हैं, आपने ऑफर किया, ऑफर बिड में आपने कंसिडरेशन तो अलीशा कर दी ना, हो गया डिसाइड, आपने कहा मैं इतने ग्रांट्स की खरीद रही हूँ व्हाटसोएवर, दूसरे ने एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्टेंस मींस हैमर स्ट्राइक कर दिया, ठीक है। अब ये तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, समझेंगे, इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। बच्चे कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही जाता है, हम यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं, ओनरशिप, ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, या तो पेमेंट हो गई या डिलीवरी होगी, या 100% आपने डिलीवरेबल स्टेट में कर दिया, क्या अभी वो जो पेंटिंग पड़ी है क्या वाज दैट इन डिलीवरेबल स्टेट एट दैट टाइम, नो, सो ओनरशिप क्या ट्रांसफर होगी ना। अगर ये लिखा है इट वाज इन डिलीवरेबल स्टेट एंड द सेलर वाज रेडी टू सेल इट, फिर बाय, डिलीवरेबल स्टेट मींस आप बायर को बोल रहे हो दैट द प्रोडक्ट इज रेडी फ्रॉम माय एंड, नाउ यू टेक द डिलीवरी, इट्स नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी एनीमोर, राइट। तो यही है देखो, he hit the intake which gets damaged, the loss will have to be borne by the seller because the ownership has not yet been transferred, ये नहीं बोल रहे कि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट्स भी बेटा, लेकिन दैट इज इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होगा तो आप कहोगे वॉइड है, ठीक है, सब्सिक्वेंट कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चे, आपको
सौगा का बात कर रहे हैं। The aforesaid rule is, however, subject to two qualifications. Two qualifications means two conditions हैं इसकी भी। पहली क्या है? Delivery has been delayed by the fault of the seller or the buyer. The goods shall be at the risk of the person जिसकी डिफॉल्ट है, सेम बात बोली हुई है। and the duties क्या है? वो बेली की तरह रहेंगी, ठीक है, सेम लिखा हुआ है देखो। फिर क्या है? एग्जाम्पल 12, A contracted to sell 100 bales of cotton to be delivered in Feb. B took the delivery of the cotton but made default in accepting the remaining bales. 100 थी, 50 उसने ले ली, 50 वहीं रह गई। और उसके बाद क्या हुआ बच्चे? कॉटन जो है वो अनफिट फॉर यूज होगी, पड़े पड़े खराब होगी, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटे? बायर की। उसने डिलीवरी नहीं उठाई, ठीक है। लेकिन कह रहे सेलर को भी पूरा ध्यान रखना चाहिए था कि वो कॉटन ना खराब हो। अगर उसने ध्यान रखा होता और फिर खराब हो गई तो बायर। अगर सेलर ने ध्यान ही नहीं रखा था कि ये तो बिक चुकी है, उसकी जिम्मेदारी, तो कह रहे तब सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अलीशा पक्का? हाँ, वो ऐसा माना जा रहा है ना, दैट द सेलर हैज टेकन ऑल द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, को लिखना जरूर। अगर क्वेश्चन में लिखा कि सेलर ने ध्यान नहीं दिया तो तुम सेलर को एक्सक्यूज करोगे फिर। लेकिन ये लाइन लिखनी हर जगह जरूरी है, दैट ही शुड हैव, मतलब इसने ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द बायर शुड नॉट बी अफेक्टेड। ठीक है, मैं ऐसे करती हूँ। टाइटल ट्रांसफर का अभी आई विल हैव टू स्टॉप देन, बिकॉज मेरे को भी 11 o'clock कहीं जाने हैं। कल हमारी ऑनलाइन रहेगी बेटा क्लास, ठीक है, वही 8:30